नमस्कार साथियों, जैसा कि पिछले वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने बजट के संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा की थी, ठीक उसी प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे इस साल के बजट में क्या कुछ प्रमुख बातें सरकार के द्वारा सामने रखी गई हैं और कौन कौन से उद्देश्य आने वाले एक साल के भीतर भारत सरकार के द्वारा पूर्ण किए जाएंगे। सबसे पहले मैं एक बार पुनः दोहरा दूं कि भारत में जो बजट को पेश किया जाता है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत केंद्र सरकार के द्वारा, यानी कि वहां पर जो बजट डिवीजन एक डिपार्टमेंट है, ये काम करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है, यानी कि वित्त मंत्रालय के अधीन जो बजट विभाजन है, बजट जो डिवीजन है, एक डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा बजट को पेश किया जाता है। यदि साल के बजट की बात करें तो इसमें अमृत काल के लिए जो 3 प्रमुख विजन है इस बार भारत सरकार के द्वारा तय किए गए हैं, उनमें सबसे पहला आता है अपॉर्चुनिटीज फॉर सिटीजन विद फोकस ऑन यूथ, यानी कि भारत के सभी नागरिकों को अवसर देना है और इसमें भी स्पेशली जो भारत का युवा है उसको फोकस किया जाएगा इन अपॉर्चुनिटीज के फील्ड में। दूसरा इनमें जो टारगेट रखा गया है दैट इज ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन, यानी कि एक तो हमें वृद्धि और विकास पर जो है महत्वपूर्ण ढंग से ध्यान देना और साथ साथ में भारत में जो अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी कि जो बेरोजगारी, उस बेरोजगारी को दूर करने के लिए जॉब क्रिएशंस को फोकस करना है, ज्यादा से ज्यादा जो है एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देना है। और सबसे प्रमुख आता है इसमें स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, यानी कि भारत देश के भीतर हमें एक मजबूत और स्थायी रूप से मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को बिल्ड करना है। अच्छा, सवाल यहां पर यह बनता है कि मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट वास्तव में कहते किसे कहते हैं। देखो, मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की यदि हम लोग बात करें तो इसके भीतर कवर किया जाता है जीडीपी ग्रोथ को, जैसे इन्फ्लेशन कंट्रोल की बात करेंगे, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देना है, फिस्कल पॉलिसी जो है इस फिस्कल पॉलिसी को और अधिक मजबूती प्रदान करनी है। तो इस प्रकार से यदि बात करें तो भारत के आने वाले एक साल के भीतर इस अमृत काल का, ठीक है, जो विजन रखा गया इस बजट के भीतर, वो ये 3 प्रमुख बातें इसमें रखी गई हैं। वहीं साथ में अगर दूसरी तरफ हम लोग बात करें तो इस साल के बजट की जो सबसे प्रमुख प्रायोरिटीज हैं उनमें 7 सेक्टर्स को सामने रखा गया है और इनको जो है सप्तऋषि के नाम से जान सकते हैं। सप्तऋषि यानी कि 7 जो प्रायोरिटीज दी गई हैं, इन 7 प्रायोरिटीज में सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो भारत के आखिरी व्यक्ति तक पहुंच बनाना है, यानी कि रीचिंग द लास्ट माइल। और दूसरी बात करें तो यहां पर जो है युवा शक्ति को, यानी कि यूथ पावर को बढ़ावा देना है। फाइनेंशियल सेक्टर यानी कि जो वित्तीय क्षेत्र, इस वित्तीय क्षेत्र को बढ़ावा देना है। साथ में हरित ग्रोथ जो है, ग्रीन ग्रोथ, इसको बढ़ावा देना है। और सबसे महत्वपूर्ण आता है यहां पर कि भारत में जो अनेक सेक्टर्स में क्षमताएं हैं, इन क्षमताओं को उजागर करना है। अनलीजिंग दी पोटेंशियल, यानी कि जो युवाओं के मध्य या जो भारत के सिटीजन्स में जो क्षमताएं हैं उनको उजागर करना है, उनको जो है सबके सामने लेकर आना है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट, यानी कि अवसंरचनात्मक विकास और निवेश को बढ़ावा देना। और सबसे महत्वपूर्ण आता है भारत में समावेशी विकास, यानी कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट जो है, इस इंक्लूसिव डेवलपमेंट को फोकस करना या बढ़ावा देना है। वहीं दूसरी तरफ यदि मैं बात करूं तो इस साल का जो टोटल बजट अलॉट हुआ था, जिसमें मैंने आपसे लास्ट क्लास में यह डिस्कशन किया था कि लगभग जो है 45 लाख करोड़ जो है इस बार का बजट आया है, जो कि पिछले साल की मुकाबला, क्योंकि पिछले साल का जो बजट था वह 41 लाख करोड़ के आसपास था, तो लगभग जो है 3 लाख से भी अधिक जो है इस साल इंक्रीज किया गया है। और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, यानी कि जो हमारा रक्षा मंत्रालय है, इसको 5.94 लाख करोड़ रुपए जो है इसका बजट अलॉट किया गया है। वहीं हम लोग यदि बात करें रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्ट्री पे तो लगभग 2.70 लाख करोड़ का बजट अलॉट किया गया। और पहली बार, जैसा कि मैंने बताया था, कि मिनिस्ट्री रेलवे जो है या रेलवे डिपार्टमेंट जो है, इसको काफी अधिक बजट जो है इस बार अलॉट किया गया है, जिसमें लगभग जो है 2.41 लाख करोड़ का बजट दिया गया। और इसके अलावा यदि हम लोग बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को लगभग 2.06 लाख करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर को लगभग 1.96 लाख करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स को जो है लगभग 1.78 लाख करोड़। वहीं जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, यानी कि जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है, उसको लगभग 1.60 लाख करोड़ रुपए अलॉट किया गया है। और वहीं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर्स एंड वेलफेयर की बात करें तो इसको 1.25 लाख करोड़ का बजट दिया गया। और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन को लगभग 1.23 लाख करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। इसके अलावा अन्य कई मंत्रालय हैं जिनको जो है भारत सरकार के द्वारा स्कीम्स को सक्सेस बनाने के लिए काफी अधिक मात्रा में जो है बजट अलॉट किया गया है। वही यदि सबसे पहले हम लोग बात करें, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था कि बजट की यदि बात करें कि व्हाट इज बजट, तो बजट एक्चुअली भारत सरकार का एक स्टेटमेंट होता है, विवरण होता है, जिसमें यह देखा जाता है कि भारत सरकार आने वाले समय में कितना पैसा कहां पर खर्च करने वाली है और कितनी आय जो है इन सेक्टर से प्राप्त करने वाली है। यदि हम लोग बात करें तो भारत सरकार के द्वारा जो रुपए आते हैं, यानी कि जो इनकम की बात की गई है, तो इसमें सबसे ज्यादा इनकम आती है लगभग 34% बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज के चलते, यानी कि जो हम लोग उधार
उधार लेते हैं, जो अन्य हमारी देनदारियां होती हैं, इनसे 34% पैसा भारत में आता है, ठीक है। वहीं इसके अलावा यदि हम लोग बात करें तो लगभग जो है 17% जीएसटी के थ्रू पैसा आता है। निगम कर या कॉर्पोरेशन कर की मैं बात करूं, जो कि मतलब फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज पर लगने वाला कर है, इससे 15% टैक्स आता है। इसके अलावा 15% इनकम टैक्स से, यूनियन एक्साइज ड्यूटी से लगभग 7% टैक्स आता है। वहीं कस्टम ड्यूटी में 4%, जो नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स होती है उसमें 2%, जो नॉन टैक्स रिसीट्स होती हैं उनमें 6% का पैसा भारत सरकार को आता है। ये हम लोग सामान्य रूप से जैसे सपोज कर लेते हैं कि 100 रुपए का अगर डिवीजन करना हो तो 100 रुपए का डिवीजन हम लोगों ने इस तरीके से किया है कि इतना पैसा भारत में आता हुआ। वहीं दूसरी तरफ बात करें कि सबसे ज्यादा पैसा जो है सरकार के द्वारा कहां खर्च किया जाता है, तो सबसे ज्यादा हम लोग जो खर्चा करते हैं उसमें आता है जो हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट को, मान लीजिए मैंने कहा कि बोरोविंग्स ली थी तो उनका कुछ ब्याज देना पड़ेगा ना। अगर भारत सरकार ने लोन लिया है कहीं से तो उसकी ब्याज अदायगी भी देनी पड़ेगी, तो इसमें लगभग 20% पैसा खर्चा होता है। इसके अलावा बात करें तो स्टेट का जो शेयर होता है टैक्सेस का या ड्यूटीज का, मतलब जो हमारे पास में शुल्क लगते हैं या जो कर लगते हैं, उन सब पर 18% जाता है। इसके अलावा लगभग 17% जो है सेंट्रल सेक्टर की जो स्कीम से उन पे खर्चा होता है। वहीं यदि मैं बात करूं तो 9% फाइनेंस कमीशन एंड अदर जो है ट्रांसफर्स जाते हैं। इसी प्रकार से जो है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स पर जो है 9% जाता है, ठीक है। इसके अलावा यदि बात करें तो अदर एक्सपेंडिचर में 8%, फिर सब्सिडीज में 7% और डिफेंस में लगभग 8% का खर्च होता है। और वहीं जो पेंशन से अलग अलग डिपार्टमेंट्स में उनमें भी लगभग 4% तक का जो है खर्च यहां पर होता है भारत सरकार के द्वारा। वहीं यदि हम लोग बात करें तो इस साल के जो अमृत काल के सप्तर्षिज हैं उनमें से यदि मैं बात करूं एग्रीकल्चरल सेक्टर पे या सबका साथ सबका विकास जो है इंक्लूसिव डेवलपमेंट का, तो इस इंक्लूसिव डेवलपमेंट में सबसे पहले हमने कृषि और जो सहकारिता है उसको जो है फोकस किया है। जैसे यहां पर मैं बात करूं तो इसमें साफ साफ कहा गया है कि एग्रीकल्चरल एक्सेलरेटिंग फंड बनेंगे, यानी कि जो एग्रीकल्चर को बढ़ावा देगा, इंकरेज करेगा, ऐसे नए नए स्टार्टअप्स को इनिशिएट करने वाले सेक्टर्स में हम लोग ज्यादा से ज्यादा फोकस करने वाले आने वाले साल में। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन, डेयरी और फिशरी सेक्टर्स के लिए जो है सरकार के द्वारा लगभग 20 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चरल क्रेडिट जो है ये टारगेट किया गया कि लगभग इतना जो है पैसा इन सेक्टर्स को दिया जाएगा। यानी कि यहां पर बात करें तो हम लोग जो है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के ऊपर जो है सरकार के द्वारा पैसा खर्च किया जाएगा। वहीं यदि बात करें तो आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत जो हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम से इनको प्रमोट किया जाएगा, इनको लॉन्च किया जाएगा, ताकि देश में जो है हम लोग हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप्स हैं उनकी वैल्यू को बढ़ा सके, उनके प्रोडक्शन को और इंक्रीज कर सके। वहीं यदि बात करें तो इस साल जो है मिलेट्स पर, एज वी ऑल नोज कि वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के रूप में भी घोषित किया गया है, जिसको श्री अन्न के नाम से भी जानते हैं। यानी कि हम लोगों ने यहां पर किया क्या है कि इसको बढ़ावा देने के लिए, यानी कि मिलेट्स के प्रोडक्शन को या एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा यहां पर जो है इस प्रकार की योजनाओं को चलाया जा रहा है। अच्छा, वहीं पे यदि हम लोग बात करें कि जो इंडियन जो इंस्टीट्यूट है फॉर द मिलेट रिसर्च, ये हैदराबाद में सिचुएटेड है। 1958 को जो है स्थापना हुई थी आईआईएमआर की। इसमें या इसके अंतर्गत जो है हम लोग जानते हैं कि भाई मिलेट्स को जो है बढ़ावा देना और इसको जो है ग्लोबल मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाना है, जिसके लिए आप ये भी जानते होंगे कि इंडिया जो है मिलेट्स में सबसे बड़ा जो है प्रोड्यूसर देश है। और वहीं बात करें हम लोग एक्सपोर्ट के रूप में तो इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है मिलेट्स का, तो यानी कि यहां पर जो है इसको भी बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा बात की जाए तो हम लोग जो है यहाँ पर स्टोरेज कैपेसिटीज को बढ़ावा देने वाले हैं, भारत सरकार का जो है ये कहना है। इसके अलावा जो है एक्सेसिबल, इंक्लूसिव और इंफॉर्मेटिव सॉल्यूशंस लाना है किसानों के लिए, उनकी आय को जो है बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करना है। वहीं यदि बात करें तो इस साल के क्रेडिट्स की मैं बात करूं, मतलब एलोकेशन की मैं बात करूं, पैसे की बात करूं, तो 2022 से लगातार जो है यहाँ पर इंक्रीज किया जाता है और ज्यादा क्रेडिट्स बनाए जाएंगे। वही फूड ग्रेन के हम लोग जो है प्रोडक्शन की भी बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2022 की अगर मैं बात करूं 22-23 की, और अब इस 23-24 वाले में बात करूं तो लगातार हम लोग जो है फूड ग्रेन में भी कहीं ना कहीं और ज्यादा आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, भारत के द्वारा किया जा रहा है। वहीं सबका साथ सबका विकास के अंतर्गत इंक्लूसिव डेवलपमेंट में दूसरे सेक्टर की बात करूं तो इसमें आता है हेल्थ। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हेल्थ के भीतर लगभग 157 नए नर्सिंग कॉलेजेस को बनाया जाएगा एनीमिया से लड़ने के लिए, ठीक है। एनीमिया जो है इससे लड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नए नए मिशंस को लॉन्च करेंगे। भारत सरकार का ये मानना है सिकल सेल एनीमिया को लड़ने के लिए नए जो है प्रोग्राम्स को लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा जो है फार्मास्यूटिकल्स जो है, इस फार्मास्यूटिकल को भी प्रमोट करने के लिए नए नए जो है कार्यक्रमों को भारत सरकार के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और इसके अलावा ज्वाइंट पब्लिक एंड प्राइवेट मेडिकल रिसर्च को जो है बढ़ावा दिया जाएगा, इंकरेज किया जाएगा, जिसके लिए आईसीएमआर जो है लैब्स को
जो है यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा। वहीं यदि हम लोग जो है इंक्लूसिव डेवलपमेंट में बात करें तीसरे सेक्टर में एजुकेशन और स्किलिंग के ऊपर, तो यहाँ पर देखो सबसे इंपॉर्टेंट फोकसिंग जो एरिया है दैट इज नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को जो है सेटअप करना है। देखो आप लोग जानते होंगे कि कोरोना के बाद से लगातार जो है स्कूल जो है बंद रही थी, उस दौर में भी भारत सरकार का ये मानना था कि ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है उसको और ज्यादा मजबूत किया जाए, जिसके लिए अब नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को जो है सेटअप किया जाएगा। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जो है इसको बढ़ावा दिया जाएगा, टीचर्स को जो है ट्रेनिंग्स दी जाएंगी ताकि जो है और अच्छे बेहतर ढंग से जो है भारत की स्कूल की एजुकेशन जो व्यवस्था है उसको और अधिक ढंग से सुधारा जाए। इसके अलावा जो है इनकरेज किया जाएगा फिजिकल लाइब्रेरीज को एज वेल एज पंचायत में और वार्ड लेवल पर, यानी कि लोकल जो बॉडीज हैं वहां पर भी जो है एजुकेशन को और ज्यादा प्रमोट करने का जो है कार्य किया जा रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इतना ही बात करेंगे और नेक्स्ट टाइम जो मैं डिस्कशन करने वाला हूं वो सारी इंपॉर्टेंट जो स्कीम्स हैं, ठीक है, इसको मैं 3 सेक्टर्स में एक्चुअली डिवाइड किया हूं पूरे बजट को, ताकि हमें देखो मैंने जैसा पहले भी बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि आपका एग्जाम कल नहीं है, ठीक है, कल ही आपको एग्जाम देने नहीं जाना है, तो समय दीजिए अपने आप को और समय के अनुसार अगर आप लोग थोड़ा थोड़ा पार्ट में इसको पढ़ेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज पीएम किसान योजना क्या है, ठीक है, जीवन ज्योति योजना किसको कहते हैं, या फिर जो है जीवन सुरक्षा बीमा योजना किसको कहते हैं, तो इन सारे पे हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। एंड आई रियली होप गाइस कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और अगर आपको वीडियो समझ में आती है तो आप वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड लाइक कीजिए। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे, टिल देन थैंक यू सो मच।